यकीन नहीं आता कि जो तैयारा बरसों से आसमान का बादशाह समझा जाता था, 2025 में वही राफेल ज़मीन पे आ गिरा। स्पीड, पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस ये फ्रेंच फाइटर जेट कई मुल्कों के लिए फ़ख्र की इलामत थी। लेकिन जंग की दुनिया में सिर्फ शोहरत काफ़ी नहीं होती, और राफेल की ये पहली शिकस्त पूरी दुनिया के लिए चौंका देने वाली थी। फ्रेंच इंजीनियरिंग का मास्टरपीस दासू राफेल जब दुनिया के मंजरनामे पर उभरा तो ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम था। ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल प्लेन ना सिर्फ देखने में दिलकश था बल्कि टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे था। फ्रांस, भारत, मिस्र और कतर ने अरबों डॉलर लगाकर इस पर भरोसा किया और इस उम्मीद के साथ इसको हवा में छोड़ा कि ये फ्रांस से लेकर हिमालय तक की फिजाओं पर राज करेगा। राफेल फ्रेंच जुबान का लफ्ज है जिसके मानी हवा के झोंके के हैं। राफेल को फ्रेंच की एक कंपनी डांसू बनाती है, जिसकी वजह से राफेल का पूरा नाम डांसू राफेल है। राफेल की खरीदारी की वजह से मोदी सरकार को बहुत से इल्जामात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने 136 फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया और उनमें से 108 जहाज भारत के अंदर असेंबल्ड होने थे। इस प्रोसेस के लिए फ्रेंच डांसू कंपनी को इंडिया में एक ऑफसेट पार्टनर की ज़रूरत थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी को दिया गया, जो कि सरकार की अपनी कंपनी थी। लेकिन आनन फानन मोदी ने अपना प्लान चेंज कर लिया। अब 136 नहीं, सिर्फ 36 फुली बिल्ट इन जहाज खरीदे गए और इसके साथ साथ डांसू कंपनी के इंडियन ऑफसेट पार्टनर, जो कि पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी थी, इसको चेंज कर दिया गया और अब नया ऑफसेट पार्टनर रिलायंस डिफेंस लिमिटेड था। मज़े की बात यह है कि रिलायंस डिफेंस लिमिटेड इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ही दिन पहले मार्जे वजूद में आई और इसके मालिक अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी के दरीना दोस्त थे। इसी तरह करप्शन और किकबैक के कई संगीन इल्जामात लगाए गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 12 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया और हर बार नेशनल सिक्योरिटी का इशू करार दे के डील के प्रोसीजर को मुंतखब नुमाइंदों से सीक्रेट रखा गया। यहाँ तक कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हाथ ना लग सकी। इसी तरह इस डील के खिलाफ कई पिटीशंस भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इन अपीलों को एक्सेप्ट किया बल्कि इसका फैसला सुनाते हुए बीजेपी को ग्रीन चिट भी दे दी। इसी तरह कुछ दिन पहले इसी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने सूर्यकांत, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी पिटीशन जो कि पहलगाम वाक़े में जुडिशल प्रोब चाहती थी, उसको ये कहकर रद्द कर दिया कि जजेस आर नॉट एक्सपर्ट इन सच मैटर्स। लेकिन इस राफेल डील में जजेस थॉट कि दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डील विद सच मैटर्स। इससे इंडियन सुप्रीम कोर्ट की डुप्लिसिटी हमारे सामने आती है। मैं आप सबसे भी ये क्वेश्चन करता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू अगर सुलझाना हो या उस पर कोई फैसला करना हो तो क्या पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे उस पर फैसला साजी करें या कि चंद सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इसी तरह अप्रैल 2025 में मोदी सरकार ने मज़ीद 26 राफेल तैयारों को खरीदने का मुआहदा किया और इस मुआहदे की कीमत तकरीबन $7.5 बिलियन थी, यानी कि एक राफेल तकरीबन $288 मिलियन का पड़ता है। अब वापस आते हैं असल कहानी की तरफ कि पाकिस्तान ने किस तरह माइटी राफेल को ज़मीन पर गिराया। तो पाकिस्तान ने दो चीज़ों की मदद से ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया। नंबर 1 J-10C फाइटर जेट, नंबर 2 JL मिसाइल, और ये दोनों चीज़ें चाइनीज़ मेड थी। इस तरह पाकिस्तान ने राफेल को गिराने के लिए 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी को अपनाया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम को करामत किया, यानी कि J-10C का जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम था उसने राफेल के रेडार को डिसरप्ट किया। नंबर 2 हिट एंड रन। JL मिसाइल एक बहुत तेज़ी से वार करने वाला मिसाइल है और इसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर है। जैसे ही
J-10C ने राफेल के रडार सिस्टम को डिसरप्ट किया, फौरन JL मिसाइल को दागा गया और दागते साथ इससे पहले कि राफेल अपने मीटियोर मिसाइल को पाकिस्तान के जहाज़ों की तरफ छोड़ता, J-10C वापस पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुके थे, यानी हिट एंड रन। और इसी तरह नंबर 3 पर JL मिसाइल के अंदर एंटी जैमिंग कैपेसिटी थी, जिसकी वजह से वो स्विफ्टली अपने टारगेट पर लग गया और राफेल जैसे माइटी जेट को ज़मीन पर गिरा दिया। राफेल की इस शिकस्त के बावजूद राफेल की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी जहाज़ की ताकत का इन्हिसार उन हाथों पर होता है जो उनको उड़ा रहे होते हैं।